जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 12 यानी पादप में जनन इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 to 12 में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के अध्याय नंबर 12 यानी पादप में जनन इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पादप में जनन। यह अध्याय का नाम है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जनन क्या होता है, जनन क्यों जरूरी है। इसको हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा हटाओ, इंग्लिश हटा देते हैं। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन को भी हम लोग चार भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कायिक जनन, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन, तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे खंडन और चौथे में हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। इस लैंगिक जनन को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला है एकलिंगी और दूसरे में हम लोग द्विलिंगी करेंगे। और साथ ही इसमें परागन, निषेचन और साथ ही बीज प्रकीर्णन किरणन, इन सभी बिंदुओं को आज हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जनन क्यों जरूरी है।
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास धान का बीज है और उसे हम खेत में डालते हैं, जिससे धान उपजता है, और उस सभी बीज को हम लोग नष्ट कर दें तो वह एक न एक दिन सब लुप्त हो जाएगा। उसी तरह से है कि अगर उस बीज को मतलब प्रजनन न किया जाए या फिर उस बीज को सिर्फ हम लोग यूज के लिए ही प्रयोग करें तो वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसी के लिए जनन जरूरी होता है। जैसे हमारे पास एक ईख है, ईख मतलब गन्ना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक गन्ना है और उस गन्ने का हम लोग पूरा उपयोग कर लें और उसे रोपे ही नहीं तो वह गन्ना समाप्त हो जाएगा। और उसी को काट के हम लोग 3 टुकड़ा बना करके और उसको रोप दें तो उससे 3 पौधा निकल जाएगा और उससे 3 गन्ना हो जाएगा। यानी जनन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीव अस्तित्व में रह सकें। अस्तित्व में रह सके। यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसा संतति यानी संतान को उत्पन्न करता है। इसके 2 भाग हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें सीड यानी बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी इसमें बीज नहीं बनते हैं, और लैंगिक जनन में बीज बनते हैं। निर्माण होता है। और ये जो लैंगिक जनन है इसमें जो संतति बनता है वह अपने जो पेरेंट हैं उसके बिल्कुल क्लोन होता है, यानी डुप्लीकेट होता है। यानी यह होता है अर्थात कॉपी होता है, अर्थात कॉपी। इसके 4 भाग हैं, कायिक जनन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु जनन। इसके ऐसे कई भाग हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 7th में 4 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है कि कोई भी पौधा है उसमें क्या पाया जाता है, जड़, तना और पत्ती, और साथ ही पुष्प पाए जाते हैं। लेकिन पुष्प जब पाए जाएंगे और पुष्प में जब बीज लगेंगे तो वह लैंगिक जनन में चले जाएंगे। इसके लिए कायिक जनन में जड़, तना और पत्ती शामिल होते हैं, यानी इससे जो पौधा उत्पन्न होता है वही कायिक जनन कहलाता है। जैसे जड़ से हो गया शकरकंद, शकरकंद को आप लोग देखिएगा तो वह जड़ से निकलता है, और तन्ना में जैसे हो गया गन्ना, गन्ना यानी ईख, ईख को काट काट करके लगा देने पर उस तन्ने से ही नए
गन्ना का निर्माण हो जाता है। साथ ही अगर गुलाब को तन्ने उसके काट करके रोप दिए जाएं तो उससे भी नए पादप निर्माण हो जाते हैं। और साथ ही मनी प्लांट, मनी प्लांट से भी नए पादप का निर्माण हो जाता है और वह एक तना है। पत्ती, पत्ती में हो गया जैसे ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम यानी इसे कहते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा यह एक पत्ती होता है और इस पत्ती के कोई भी भाग है उस भाग को काट करके रोप देने से ब्रायोफिलम के पत्ता यानी पुनः उगाते हैं। और तन्ना से एक और भी है, जैसे हम लोग रोपते हैं आलू, आलू में आँख पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि उस आँख के जगह के बाद के स्थान को काट दिया जाता है और उसे रोप दिया जाता है। और साथ ही अदरक, अदरक भी एक प्रकार का तन्ना है जिससे नए अदरक का निर्माण होता है। अब हम लोग समझते हैं मुकुल, जैसे हो गया इष्ट, इष्ट एक कोशिकीय जीव है और जब आप पावरोटी बनते हुए देखिएगा तो इष्ट को लाते हैं और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला देते हैं और मैदा मिला देते हैं, जिससे इष्ट उस शक्कर को खा खा कर उस मैदा को और फुला देते हैं। तो इष्ट कौन सा जनन करता है? मुकुलन करता है। जैसे मान लीजिए यह एक इष्ट है और यह इष्ट जब बड़ा होता है तो इसके जो ऊपर के जो भाग हैं इसको मुकुल कहते हैं। मुकुल या फिर कली कहते हैं। और यह अधिक लंबा होकर दो इष्ट में टूट जाता है और इससे इष्ट दो बन जाता है, यानी इष्ट का निर्माण होता है। अब हम लोग समझते हैं खंडन, जैसे शैवाल, इसमें है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा है। जैसे जब भी आप किसी तालाब या किसी कुएं के पास जाइएगा तो जो हरा हरा टाइप के होते हैं वही होते हैं स्पाइरोगाइरा। उसमें द्विखंडन पाया जाता है, यानी खंडन के द्वारा, मतलब इस तरह से होते हैं। और इस प्रकार से स्पाइरोगाइरा टूटते हैं। उसके बाद है बीजाणु निर्माण। जब वातावरण का जो परिस्थिति है वह अधिक गर्मी या फिर अधिक ठंडा पड़ने लगता है तो जो कवक होते हैं वह अपने ऊपर एक
सुरक्षा कवच बना लेते हैं और उसी के अंदर बहुत सारे कवक का यानी अपने संख्या को बढ़ाते हैं और जब वातावरण उनके अनुकूल हो जाता है तो यह ऊपर के जो गोलक हैं वो फट जाते हैं और इससे बीज के तरह बहुत सारे कवक फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहा जाता है। यह मॉन्स, फर्न जैसे जीवों में पाए जाते हैं इस तरह के जनन। अब हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें दो मेल गैमेट होते हैं, मतलब इसमें दो गैमेट होते हैं, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। मेल और दूसरा होते हैं फीमेल। यानी एक हो गया नर, दूसरा हो गया मादा। इसमें दो गैमेट की आवश्यकता होता है, यानी दो जीव की आवश्यकता होता है और ये जनन करते हैं। तो इसमें जो अर्थात कॉपी यानी पूर्ण रूप से क्लोन नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक पपीता का वृक्ष है, जिसमें एक गैमेट पाया जाता है, यानी मान लीजिए कि वह फीमेल है, यानी मादा पपीता का वृक्ष है। तो जब तक नर पपीता का वृक्ष इससे नहीं मिलेगा, यानी उसके जो स्पोर है वह इससे नहीं मिलेगा, तब तक इस पपीता में बीज नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो यह एकलिंगी पादप का यानी उदाहरण है। और द्विलिंगी क्या होता है, किसमें जैसे यह हो गए पुंकेसर, और यह हो गया स्त्री केसर। ये दो अलग अलग गैमेट हो गए। तो जो ऊपर के भाग है इसको कहते हैं परागकोश, जिसमें परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इस भाग को तंतु या पुतंतु कहते हैं। और यह है स्त्री केसर का ऊपर वाला जो भाग है, जो फूला हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। और उसके जो नीचे का जो पाइप जैसा संरचना होता है, इसे कहते हैं वर्तिका। और इसके नीचे वाले जो भाग जो अधिक फूले होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। तो जब
परागकण है वह वर्तिका के माध्यम से होते हुए अंडाशय तक पहुंचता है, तो यहाँ पे जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है, और वह युग्मनज आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को द्विलिंगी कहते हैं। यह द्विलिंगी, जैसे मान लीजिए एक पुष्प बनाते हैं, मान लीजिए कि यह एक पुष्प का संरचना है, और इसी के बगल में एक और पुष्प बनाते हैं। मान लीजिए इसी के बगल में एक और पुष्प बना दिए, तो जब परागकण है उससे मतलब परागकोश से परागकण है वह निकल करके अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वहां से अंडाशय तक पहुंचता है और निषेचन की क्रिया करता है, उसे हम लोग स्वपरागन कहते हैं। और इसके जो परागकोश हैं और इसमें जो परागकण है वह निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, इसे हम लोग पर परागन कहते हैं। इससे जीव में मतलब इससे पुष्प में बहुत सारे भिन्नता आ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं परागन को। जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे हम लोग कहते हैं परागन। तो ये परागन के लिए जरूरी होता है, जैसे हवा हो गया, कीट हो गया, या फिर जल हो गया, उसके माध्यम से जो परागकण है वह वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और उसके बाद युग्मनज बनता है, और उसके बाद जो युग्मनज है वह बाद में बीज का निर्माण करता है। यानी परागन के लिए जरूरी है कीट हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, या कोई जंतु हो गया। और निषेचन क्या है? जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचकर और वहां से अंडाशय से निषेचन की क्रिया करता है, यानी मिलता है और युग्मनज बनता है, उस युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जैसे यह हो गया मेल और यह हो गया फीमेल, यानी नर, और यह हो गया मादा। ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो इससे युग्मनज बनते हैं। और
यही यूग्मज बनने की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं बीज प्रकीर्णन। क्या आखिर बीज प्रकीर्णन क्या है? बीज प्रकीर्णन मतलब होता है, जैसे अगर एक खेत है उसमें हम लोग गए और मान लीजिए कि हमें धान की बुआई करना है, तो वह सभी धान को लेकर हम लोग एक ही जगह पर डाल देंगे तो उसमें से कुछ ही धान निकल पाएंगे और कुछ नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन सब में कंपटीशन होने लगेगा, यानी प्रतिस्पर्धा होगा कि हम मिट्टी लेंगे, हम सूर्य का प्रकाश लेंगे, और जो योग्य होगा वही निकल पाएगा, जो योग्य नहीं होगा वह नहीं निकल पाएगा। यही है बीज प्रकीर्णन। इसमें कुछ जो पादप के नाम हैं वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहला है सेहिजन, द्विफल, इस तरह के पादप में जो बीज होते हैं उसमें पंख लगे होते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के चले जाते हैं हवा के माध्यम से। और हो गया सूरजमुखी, सूरजमुखी, मदार, इस तरह के जो बीज होते हैं वो रोम युक्त होते हैं, यानी रेशेदार होते हैं, जो किन्हीं से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और इसी तरह के होते हैं यूरेना और जैंथियम। जैंथियम जो जंतुओं के शरीर से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। यह सब इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे हम आपके समक्ष रखे हैं। अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।